हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज बात करने वाले हैं हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के पॉलिटिकल साइंस की प्रीवियस ईयर के प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत का अनुसरण निम्न में से किस देश में किया जाता है। ब्रिटेन, भारत में, अमेरिका में, चीन में, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं और आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। चलिए, तो हमारा पहला प्रश्न का आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो ब्रिटेन की बात कर ले तो ब्रिटेन में 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्ट की घोषणा की गई थी। और उसी जगह बात करें ब्रिटिश संसद के बारे में, डोल्मे ने कहा कि ब्रिटिश संसद किसी महिला को पुरुष और पुरुष को महिला में बदलने के सिवा कुछ कर सकते हैं। तो ब्रिटिश संसद को असीमित शक्ति प्राप्त हुई जिसे किसी प्राधिकारी द्वारा सम्मिलित नहीं किया गया। और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली का जनक कौन है? ब्रिटिश है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारत में पिछड़े वर्गों की पहचान हेतु सर्वप्रथम आयोग निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था। श्री रामधन की, बीपी मंडल की, आर.एन. प्रसाद की, काका कालेकर की, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काका कालेकर की। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, स्वतंत्रता के समय निम्न में से किस रियासत के शासक पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे परंतु जनता भारत में शामिल होना चाहती थी, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूनागढ़ की। तो हमारा क्या कह रहा था? हैदराबाद कह रहा था, जूनागढ़ कह रहा था, कश्मीर कह रहा था, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, बताइए। तो हमारा जूनागढ़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्न में से भारत में 1950 में योजना आयोग की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य कौन सा था? केवल आर्थिक विकास सुनिश्चित करना, केवल ऐसी नीतियों का निर्माण करना जो भारत की गरीबी से मुक्त पाने में सहायता हो, केवल आधुनिक औद्योगिक आधार पर निर्मित करना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए बात करें 1950 में, तो 1950 की बात करें तो 15 मार्च 1950 में योजना बनाई गई थी और ये केंद्रीय मंत्री जॉन मथाई के प्रस्ताव पर, किसके प्रस्ताव पर? जॉन मथाई के प्रस्ताव पर। और यहाँ पे प्रमुख उद्देश्य जो थे ये लगभग 9 उद्देश्य थे। तो पहला उद्देश्य हमारा था आर्थिक विकास की सुनिश्चित करना, दूसरा उद्देश्य हमारा ऐसी नीति का निर्माण करना जो भारत को गरीबी से मुक्त पाने में सहायक हो, ऐसी नीति प्रदान करना जो भारत में गरीबी से मुक्त पाने की सहायक हो। और उसी जगह बात करें तीसरे पॉइंट की तो आधुनिक औद्योगिक आधार पर निर्मित करना। और चौथा पॉइंट हमारा है संसाधनों का कुशलता से दोहन करना। और पांचवा पॉइंट हमारा कह रहा उत्पादन में वृद्धि करना। छठा कह रहा उत्पादन में वृद्धि करना। और सातवां हमारा कह रहा सामुदायिक सेवाओं को बढ़ाना। और आठवां हमारा कह नागरिकों के जीवन स्तर को उच्च करना। और नौवां पॉइंट हमारा है देश में समान अवसर समानता लाने का प्रयास करना आदि। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में भारत सरकार के एक कार्यपालिका संकल्प द्वारा की गई थी जो 1946 में गठित सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश के अनुरूप थी। और उसी जगह बात करें 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली है। योजना आयोग की जगह नीति आयोग ले ली है कब? 1 जनवरी 2015 से। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्न में से गांधी जी की स्वतंत्र भारत के संविधान से कौन से अपेक्षा थी? देश के अंतर्गत सभी समुदाय पूर्ण सामंजस्य से रहने चाहिए, यह भारत को दासता एवं संरक्षण में मुक्ति दिलाने वाला होगा, महिलाएं पुरुषों के समान भारत में समान अधिकारों का उपयोग करेगी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और उसी से बात करें गांधी जी की स्वतंत्रता के बारे में तो गांधी जी की स्वतंत्रता जो है कि भारत के संविधान से अपेक्षित थी। क्या था? भारत के संविधान से अपेक्षित या अपेक्षा भी कह सकते हैं, अपेक्षा थी या अपेक्षित था, है ना। तो हमारा देश का अंतर्गत सभी समुदाय पूर्ण सामंजस्य से रहना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये भी ठीक है। और दूसरा कह रहा यह भारत को दासता एवं गरीबी से मुक्त दिलाने वाला होना चाहिए। तो हमारा ये भी ठीक है। और तीसरा पॉइंट हमारा कह रहा है महिलाओं पुरुषों के समान भारत में समान अधिकारों का उपभोग करेगी, ये भी हमारा ठीक है। और दो और पॉइंट की बात कर लें, लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, ये गांधी जी
सोच रहे थे उस समय में। स्थानीय निकाय को बढ़ावा भी मिलना चाहिए। और उसी जगह बात करें, संविधान द्वारा स्वराज के वास्तविक अर्थों की पूर्ति करेगी, ये भी था उसमें शामिल था। और बात करें जब 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग के बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण में मताधिकार की बात कही, मताधिकार की बात कही। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत में किसी विधि तथा शासन कार्य का परीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु मानक निम्न में से मुख्यतः किसमें पाया जाता है? संविधान के, राज्य के नीति निर्देश तत्व में, संविधान के मौलिक अधिकारों में, संविधान की प्रस्तावना में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में। क्या होगा? संविधान की प्रस्तावना में। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्न में से भारत को संविधान निर्मात्री भाषा की प्रक्रियात्मक समिति कौन सी थी? बताइए। राष्ट्रीय ध्वज पर तो बताइए हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, वित्त एवं स्टाफ समिति, भाषाई प्रांतों पर आयोग, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वित्त एवं स्टाफ समिति। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्न में से भारत की संविधान निर्मात्री सभा की प्रारूप समिति का कौन सदस्य थी? अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, टी कृष्णामाचारी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बात करें उसी जगह तो भारत संविधान निर्मात्री सभा की प्रारूप के बारे में, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जो है कि गठित प्रारूप समिति सभा की सबसे विशिष्ट समिति थी। और इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था और इसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। पहला सदस्य हमारा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अध्यक्ष थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर भी थे। और उसी जगह बात करें डॉक्टर के एम मुंशी भी थे और अलाउद्दीन कृष्णा स्वामी अय्यर भी थे। तो हमारा ये जो है ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। चलिए तो सैयद मोहम्मद साहुदुल्ला भी थे और एन माधव राव, इन्होंने बी.एल. मित्र की जगह ली क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे दिया था। और टी कृष्णामाचारी 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के पश्चात बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का क्या किया था? गठन किया था। चलिए उसी जगह बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखा था और संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा होगी प्रारूप समिति द्वारा निम्न में से किस तिथि को निर्मित किया गया था? 14 सितंबर 1949 को, 21 फरवरी 1948 को, 26 नवंबर 1949 को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 14 दिसंबर 1949 को। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसने भारत की संविधान निर्मात्री सभा को एक दल आवश्यक रूप से एक दलीय देश में एक दलीय संगठन बतलाया था? के.वी. राव ने, ग्रेनविले ऑस्टिन ने, आइवर जेनिंग्स ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनविले ऑस्टिन ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्न में से किसके बारे में भारत के लोगों को आश्वासित करती है? राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के बारे में, व्यक्तियों की गरिमा के बारे में, लोगों के समान स्तर एवं अवसर के बारे में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो उसी जगह बात करें कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत के लोगों को आश्वासित कई प्रकार से किया जाता था, जैसे हमारा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के बारे में, यह भी हमारा ठीक है। व्यक्तियों की गरिमा के बारे में,
ये भी हमारा ठीक है। और उसी जगह बात करें लोगों के समान स्तर एवं अवसर के बारे में, ये भी ठीक है। और 2-4 पॉइंट और बात कर लें हम लोग, जैसे समाजवाद हो गया, धर्मनिरपेक्ष हो गया, 3 प्रकार का नया और 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई, बंधुता हो गया, प्रभुत्वता हो गया, है ना। इन सब चीज़ों का क्या था, आश्वासित करता था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदत्त की गई? 3 प्रकार, 2 प्रकार, 5 प्रकार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। चलिए अब बात कर ले ये 5 प्रकार था क्या क्या। ये 5 प्रकार था क्या क्या स्वतंत्रताएं में। तो ये 5 प्रकार जो था स्वतंत्रताएं में, भारत के संविधान के 5 प्रकार जो थे, ये भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता जो थी वो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना, यही सब चीज़ें थी। और उसी जगह प्रस्तावना बात करें, प्रस्तावना को संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 बाद में स्वीकार कर गया था। और इससे पूर्व बेरुबारीवाद 1960 में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था, लेकिन जहां संविधान में अस्पष्टता हो वहां प्रस्तावना के महत्व को स्वीकार किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, बिहार भारत में किस क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में है? केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारत में धर्मनिरपेक्षता के वैज्ञानिक प्रारूप के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह धर्म तथा राजनीति को एक दूसरे से पृथक रखता है, यह प्राकृतिक से गत्यात्मक है तथा प्रगतिशील राष्ट्र की आवश्यकताओं से मेल खाता है, यह प्रत्येक समुदाय को संसद की संप्रभु अधिसत्ता के तहत रखता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, एक से अधिक। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से भारत में लोकतांत्रिक निर्वाचनों की प्रमुख विशेषता कौन सी है? ऐसे निर्वाचनों में जो मतदाता को नियमित अंतराल पर वास्तविक चयन के अवसर प्राप्त होते हैं। ऐसे निर्वाचनों में प्रत्येक व्यक्ति वोट के समान महत्व के साथ साथ वोट देने का अधिकार रखता है। ऐसे निर्वाचन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से आयोजित किए जाते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चूँकि ये हमारा तीनों ऑप्शन जो है सही है तो हमारा एक से अधिक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बताइए। तो निम्न में से कौन सा कथन देश में राजनीतिक प्रतियोगिता के बारे में सत्य है? यह राजनीतिक व्यवस्था को लंबे समय में कार्य करने हेतु अच्छे से अच्छा बनाते हैं, यह भविष्य के नेताओं के चयन का मार्ग प्रशस्त करते हैं, यह लोगों को उनकी सेवाओं हेतु पुरस्कृत करने अथवा ऐसा न करने वालों को दंड करने के अवसर प्रदान करते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी, मतलब एक से अधिक, हमारा चारों आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य अपनी अनोखी सामाजिक एवं ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण विशेष स्तर को धारण करता है? केवल नागालैंड, केवल असम, केवल अरुणाचल प्रदेश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा हो जाएगा नागालैंड भी हो जाएगा, असम भी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, ये हमारा सारे ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा, निम्न में से कौन सी भाषाएं भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित नहीं है? उड़िया तथा सिंधी, बोडो एवं डोगरी, नेपाली तथा सन्याली, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा ये ओडिशा तथा बोडो, डोगरी, नेपाली तथा सन्यासी ये सब जो है शामिल हैं, सभी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न हमारा कह रहा है, कितने सीटें भारत में स्थानीय शासन की संस्थाओं के अंतर्गत महिलाओं के लिए आरक्षित पाई जाती है? कुल सीटों की 1/4, कुल सीट का 1/5 भाग, कुल सीटों की 1/3, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए।
तो हमारा हो जाएगा कुल सीटों की 1/3। कितना? कुल सीटों की 1/3। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग देश में निम्न में से भारत के संविधान किस संशोधन द्वारा निर्मित किया गया था? 101वें संशोधन, 102वें संशोधन, उपयुक्त में से कोई नहीं, 100वें संशोधन द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 102वें संशोधन। अभी तक भारत में जो है कितनी बार संविधान में संशोधन किया गया? तो 102 बार जो है भारत में संविधान का संशोधन किया गया। और जबकि अमेरिका में कितनी बार किया गया? मात्र 7 बार संशोधन किया गया। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, संसद के सदस्यों को शपथ का प्रारूप भारत के संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में पाया जाता? तृतीय अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में, प्रथम अनुसूची में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, 5वीं अनुसूची में। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, आपातकाल के दौरान सांसद की समयावधि को बढ़ाने के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसको एक बार में आपातकाल में 8 माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसको एक बार में आपातकाल में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसको आपातकाल के अस्क जाने के बाद 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसको एक बार में आपातकाल में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्न में से मंत्रियों के बारे में देश के अंतर्गत कौन से कथन सही हैं? स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री छोटे मंत्रालयों के प्रभारी तथा आमंत्रित किए जाने पर बैठकों में भागीदारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री बड़े मंत्रालयों के प्रभारी एवं मंत्रिपरिषद के नाम पर निर्णयकर्ता होते हैं। राज्य मंत्री मंत्रिपरिषद की सहायता हेतु होते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने हेतु बांधता है? 42वां संशोधन, 39वां संशोधन, 44वां संशोधन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्न में से कौन से प्रावधान भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्रता हेतु पाए जाते हैं? न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संचित निधि पर भारित होते हैं और वे पदावकाश ग्रहण करने उपरांत वकालत नहीं कर सकते। इसमें संवैधानिक नियुक्तियां होना, अपने न्याय व्यवहार के प्रति दुष्ट आलोचना से मुक्त होना। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपने न्याय व्यवहार में प्रतिपुष्टि आलोचना के मुक्त होना, प्रति दुष्ट आलोचना से मुक्त होना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारत में एक राज्य की विधान परिषद की अधिकृत संख्या कितनी हो सकती है? यह राज्य की विधानसभा की कुल संख्या की 1/4 से अधिक नहीं हो सकती। यह राज्य की विधानसभा की कुल संख्या 1/5 से अधिक नहीं हो सकती। यह राज्य की विधानसभा की कुल संख्या 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। और इसी जगह बात करें हम लोग कि भारत एक राज्य की विधान परिषद की अधिकृत संख्या कितनी होनी चाहिए, तो भारत जो है संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या संबंधित राज्य विधानसभा के सदस्यों कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं होगी। वर्तमान में 6 राज्य आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद हैं और संविधान के अनुच्छेद 173(3) में के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों का निर्धारण 1/3 सदस्य की स्थानीय संस्थाओं, नगर पालिकाओं, जिला बोर्ड आदि के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारत में निम्न में से कौन सा कथन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार के बारे में सही है? यह प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा इसका उल्लंघन किए जाने के विरुद्ध भी उपलब्ध है।
नागरिकों को यह केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध हैं। यह अधिकार जीवन की गरिमा का वादा नहीं करती। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा हो जाएगा नागरिकों को यह केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध नहीं करती। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का अधिकार भारत में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा उनका मूल अधिकार बना दिया गया? 86वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा, 91वें संशोधन द्वारा। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 86वें संशोधन द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्न में से भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था की मुख्य चुनौती कौन सी है? दलों में सर्वप्रथम होने के लिए गत्यात्मक उत्तराधिकारी की व्यवस्था का अभाव, दलों के अंतर्गत आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, दलों में विशेषता निर्वाचनों के दौरान धन तथा भुजबल की बढ़ती हुई भूमिका। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। उसी जगह बात करें कि भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था की मुख्य चुनौती कौन सी है, तो ये जो है भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था की मुख्य चुनौती जो है दलों में सर्वप्रथम होने के लिए गत्यात्मक उत्तराधिकारी की व्यवस्था का अभाव। सॉरी, हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा हमारा राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये तीनों हमारा राइट आंसर है। अगर अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। और अगली टॉपिक आपको किस एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन आपको हम करवाएं, आप कमेंट में ज़रूर लिखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।